इंडियन एनिमेशन जहाँ कभी दिल्ली सफारी पे जाया करता था, रोड पे रोमियो बनाया करता था, वहाँ पे महाअवतार नरसिम्हा ना सिर्फ हजारों लेवल्स ऊपर की सक्सेस रीच कर गई है, बल्कि इंडियन एनिमेशन के स्पेस में एक असली अवतार बन के उतरी। और इस इकलौती मूवी ने सारा सीन उलट के रख दिया। जहाँ कभी इंडियन एनिमेशन बच्चों का टाइम पास होता था, आज बॉक्स ऑफिस के ऊपर एनिमेशन के बनाए नोटों का टाइम आ गया। और इन सब के पीछे रीजन है महाअवतार नरसिम्हा का ये गॉडली एनिमेशन। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, क्योंकि मूवी की क्वालिटी भी लगभग दो कॉर्नर्स पे खड़ी हुई। पहला कॉर्नर है फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी और सेकंड कॉर्नर है सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाफ की। सबसे पहली चीज जो इस मूवी की शुरुआत होती है वो है इसका एनवायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि देखो यार, अब तक आप पिछली कोई भी इंडियन एनिमेशन फिल्म उठा लो, भले ही नाम कितने भी हों, एंड इवन तुम बॉलीवुड या फिर साउथ की कोई लाइव एक्शन फिल्म भी क्यों ना ले लो, जो चीज हर मूवी के अंदर कॉमन होती है वो है उसका CGI एनवायरमेंट। और अब देखो, आज के टाइम पे इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अनरियल इंजन 5, जहां पे तुम 1 से 2 दिन या फिर बहुत ज्यादा स्पीड खींचो तो 3-4 घंटे के अंदर भी एक जबरदस्त सीन या फिर एनवायरमेंट बना सकते हो। तो CGI एंड सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से एनवायरमेंट को बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल अगर कोई चीज है तो उस एनवायरमेंट को जिंदा महसूस करवाना। और महाअवतार नरसिम्हा के पहले शॉट से लेके इसके इंटरवल के आने तक मूवी का जो एनवायरमेंट है ना, जिसमें फिर चाहे कोई गुफा है, कोई बैटलफील्ड या फिर कोई सिटी, ये सब चीजें इतनी वेल प्लेस्ड एंड अलाइव महसूस होती हैं कि तुम्हें कुछ भी रैंडमली प्लेस्ड नहीं दिखेगा। एग्जांपल के लिए फर्स्ट हाफ में एक सिटी का सीन आता है जिसमें देवता वास करते हैं, और उस सिटी के अंदर की बिल्डिंग्स, छोटे मोटे घर या फिर कुछ विमान ऐसे दिखाए हुए हैं जिन्हें देख के तुम्हें लगता है कि हाँ भाई, प्री प्रोडक्शन का अच्छा खासा टाइम कॉन्सेप्ट आर्ट और डिजाइन एलिमेंट्स को प्लान करने में दिया गया। और जब आपका प्रोडक्शन एंड आपका विजन जो है वो इतना ज्यादा क्लियर होता है ना कि आप प्री प्रोडक्शन की वैल्यू को समझे, जो कि आज तक शायद बहुत कम इंडियन एनिमेशन फिल्म्स में देखने को मिला है। पहले की मूवीज में कैरेक्टर से लेके उनके एनवायरमेंट तक कुछ भी यूनिक नहीं दिखता, लेकिन महाअवतार के अंदर जिस तरीके से एक एक कैरेक्टर को डिजाइन किया गया, उनको मॉडल किया है, उनके मूवमेंट के अंदर उनकी पर्सनैलिटी को इनग्रेव किया हुआ है ना, ये सब चीजें वाकई में एक टॉप टियर लेवल एनिमेशन को दिखाते हैं। एग्जांपल के लिए बिना स्पॉइलर दिए अगर मैं तुमको बताऊं तो फिर फर्स्ट हाफ के अंदर ना एक देवी का कैरेक्टर है, जिनको देख के सबसे पहले तो तुम शॉक हो जाओगे, क्योंकि जिस एलिमेंट की वो देवी है उसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट से कैरेक्टर डिजाइन को इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है कि वो देखने में कहीं से भी एक लो ग्रेड का डिजाइन या फिर कैरेक्टर बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन एज अ 3D आर्टिस्ट मेरा ध्यान उसके डिजाइन से ज्यादा उसके कपड़े, मूवमेंट एंड उनके हेयर्स पे गया, क्योंकि 3D की दुनिया में ना अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई होता है तो वो है सिमुलेशन। क्योंकि ये भाई साहब का तो कुछ नहीं पता कब क्रैश कर जाए, और साथ में पूरा सॉफ्टवेयर भी लेट हुए। और 3D कैरेक्टर्स के अंदर अगर क्लॉथ एंड हेयर बनाने होते हैं ना, तो फिर ये बनते हैं भैया बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क वाले सिमुलेशन। और इस पूरे एग्जाम्पल को दिखाने के पीछे का जो कुल मिला के पॉइंट है वो ये है कि सिमुलेशन इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक, एंड दैट्स व्हाई इस मूवी के कैरेक्टर्स में जो सिमुलेशन का काम है ना वो टॉप क्लास लेवल का है। फिर चाहे वो कपड़े हो, बाल हो या फिर कोई पावर्स या एलिमेंट को दिखाना हो, एक एक चीज इतनी स्मूथ फील होती है कि हम भूल जाते हैं कि भैया ये कोई इंडियन एनिमेशन। और हाँ, मैं बार बार ये इंडियन एनिमेशन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी कई बार बड़ी बड़ी सो कॉल्ड स्टार कास्ट वाली मूवीज एनिमेशन के अंदर आ चुकी हैं, जिसमें महाभारत या फिर कभी कुछ और कई सारी चीजें बनाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार चीप क्वालिटी ऑफ विजुअल्स, बैड एनाटॉमी वाले कैरेक्टर्स एंड रिजिड मूवमेंट के अलावा कुछ भी देखने को कभी नहीं दिखा। और ऐसे में जब मैंने पहली बार थिएटर के अंदर महाअवतार के फर्स्ट हाफ में भगवान विष्णु के वराह अवतार को देखा, और उनके साथ फिर वो सारे अग्नि, वायु, जल, इंद्रदेव, इन सारे देवताओं को जब देखा ना, तो सबसे पहली चीज तो जो नोटिस में आती है वो है इनके कैरेक्टर डिजाइन के अंदर इनके एलिमेंट और इनके पावर को इंक्लूड करना। और जब ये सारी चीजें, ये सारे कैरेक्टर्स इतने अमेजिंग तरीके से स्क्रीन पे आते हैं ना, तो सबसे पहले तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि इंडियन एनिमेशन के अंदर ऐसी क्वालिटी हो भी सकती है, जहां पे तुम देखते हो कि अग्निदेव जो है उनको देख के लगता है कि हाँ भाई ये कोई अग्नि का गॉड सच में है, इंद्रदेव को देख के लगता है कि ये हाँ भाई स्वर्ग के राजा हैं, और भगवान विष्णु के जो वराह अवतार वाले कैरेक्टर हैं उनको देख के लिटरली गूज़बम्प के साथ बैडएस वाली वाइब जरूर आती है। और इनके ही साथ साथ और ऐसे बहुत से ऑसम सीन्स, बहुत सारे ऑसम कैरेक्टर्स इस मूवी को, इसकी जो पीछे माइंडसेट है ना, उस माइंडसेट को रिवील करते हैं, और वो माइंडसेट और उसके पीछे का काम ये बताता है कि ये मूवी किसी भी बच्चों के कंटेंट से 100 कदम दूर खड़ी हुई। लेकिन यार यहाँ पर भी जैसे कि हर बार होता है ना कि पहले अटेम्प्ट में कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं बन जाता, वैसे ही इस मूवी के अंदर भी कुछ इसके बैड साइड या फिर लो हैंगिंग फ्रूट्स हम कह सकते हैं वो जरूर है। तो अपार्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट, कैरेक्टर्स एंड देयर मूवमेंट, फर्स्ट हाफ के अंदर एक छोटा सा बट वेरी इंपॉर्टेंट फेल या फिर एक लेसर क्वालिटी का काम मुझे नजर आया, जो कि थे इसके मटेरियल्स। तो सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझो, 3D की दुनिया हमारी असली दुनिया जैसी होती है। यहाँ पे भी लाइट्स हैं, कैमरास हैं, सूरज है, और हर ऑब्जेक्ट का अपना एक मटेरियल और टेक्सचर है। और ये मटेरियल वो चीज होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी सरफेस डिटेल, जैसे कि उसका कलर, उसकी रिफ्लेक्टिविटी या फिर उसके सरफेस के ऊपर कोई भी एबनॉर्मैलिटीज है ना, वो क्रिएट करके देती है। और 3D की दुनिया में ये जो मटेरियल और टेक्सचर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है रियलिस्टिक, जिसको कि हम PBR मटेरियल या टेक्सचर बोलते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं नॉन रियलिस्टिक, जिनको हम नॉन PBR बोल सकते
सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं इन पीवीआर और नॉन पीवीआर की जो डिटेल्स हैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा। एग्जांपल के लिए बस आप इसको ऐसे समझो कि इस सीन के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक 3D पिलर बनाया हुआ है और इसके ऊपर अगर मैं ये 4K रेजोल्यूशन की रियलिस्टिक मटेरियल को लगाता हूं ना, तो सीन के अंदर बिना कोई चेंजेस करे ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक दिखने लग जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं इसी सेम पिलर के ऊपर थोड़े से लो ग्रेड के और लो रेजोल्यूशन के मटेरियल को अप्लाई करता हूं, तो क्वालिटी का लेवल बिना कुछ चेंजेस करे कितना ज्यादा घट जाता है। तो ठीक ऐसे ही महाअवतार के फर्स्ट हाफ में कुछ मटेरियल जैसे कि गोल्ड या फिर कुछ ऐसे मेटल्स थे, उनके अलावा इवन कुछ क्लोज रेंज ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल की क्वालिटी ना मुझे थोड़ी सी लो फील हुई, जो कि देखने में जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है उसको ब्रेक कर देती है। लेकिन अब अगर शुरुआत करें इसके सेकंड हाफ की, तो जैसे ये मूवी इंटरवल से वापस आती है ना, मेरे साथ साथ बाकी सबको लगता है कि ये कोई और ही मूवी चालू हो चुकी है, क्योंकि कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ की जो विजुअल क्वालिटी है वो 9 to 8 टाइम्स इंप्रूव हो जाती है। तब मुझे ये रियलाइज होता है कि फर्स्ट हाफ की क्वालिटी अनजाने में लो नहीं हो गई थी, बल्कि इसके पीछे हाथ था एक स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड प्रोडक्शन का। क्योंकि देखो होता क्या है ना, 3D एनिमेशन है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा महंगा काम। प्रोडक्शन में एक तो सालों साल का वक्त लग जाता है, ऊपर से जैसे मैंने बताया सिमुलेशन, कैरेक्टर एनिमेशन, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, ये इतना ज्यादा गजब का दिमाग का दही करने वाला काम होता है ना कि बड़े से बड़े प्रोफेशनल्स को कई बार पूरा काम करने के बाद दोबारा से शुरुआत करनी पड़ जाती है, क्योंकि बीच में कोई चीज ब्रेक हो गई जो कि शुरू में नहीं दिखी लेकिन रेंडर होने के बाद नजर आई। और ऐसे में सोचो अगर आपके पास बजट ही लिमिटेड हो, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हो, जो कि इंडियन एनिमेशन स्पेस में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे तो ये रिस्क लेना पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा काम खत्म होने के बाद फिर से दोबारा चेंजेस करने पड़े। यहाँ तो जितने रिसोर्सेज हैं उन्हीं के अंदर आपको मैनेज करना है और पूरा प्रोडक्शन उसके अंदर ही खत्म करना है। दैट्स व्हाई आई थिंक टू सेव द प्रोडक्शन टाइम एंड रिसोर्सेज, फर्स्ट हाफ के अंदर शायद केयरफुली एंड स्ट्रेटेजिकली लेस इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या फिर लेस इंपॉर्टेंट सीन्स के अंदर जो टेक्सचर या मटेरियल क्वालिटी है उनको लो ग्रेड रखा गया, ताकि रिसोर्सेज को बचा के सेकंड हाफ के अंदर क्वालिटी को बूस्ट करा जाए। और सच बताऊं तो ये चीज ना फाइनली होती भी है। सेकंड हाफ के अंदर तो मूवी का जो पूरा स्केल क्वालिटी वाइज है ना वो बहुत ऊपर चला जाता है, जिसको तुम सिर्फ अप्रिशिएट ही कर सकते हो और ये सोच सकते हो कि इतनी ज्यादा क्वालिटी जंप हो गए। मैं सही बता रहा हूं, अगर मुझे स्पॉइलर देने का डर नहीं होता ना, तो मैं तुम्हें सीन बाय सीन यहाँ पे एक एक सीन को एक्सप्लेन करके बता, क्योंकि मूवी की स्टोरी टेलिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, वॉइस डबिंग, सबसे ज्यादा अमेजिंग पोर्ट्रेयल ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये सारी चीजें इस मूवी को 10 आउट ऑफ 10 बना देती हैं। और फाइनली जब मूवी का क्लाइमैक्स सामने आता है ना, तो मैं सही कह रहा हूं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा स्मूथ एनिमेशन के साथ ये इतनी एपिक फाइट सीन यहाँ पे होने वाला है। और अगर मैं इसके फाइट सीन और क्लाइमैक्स को कुंग फू पांडा, पुस इन बूट्स या फिर इवन कुछ सर्टेन एनिमे के फाइट सीक्वेंस से भी कंपेयर करूं ना, तो भी ये किसी मायने में पीछे नहीं रहेगा। और एक और बार फिर से याद करो, मैंने वो हेयर्स, क्लॉथ एंड मूवमेंट के बारे में बताया था ना, जितना ज्यादा कैरेक्टर का मूवमेंट होता है उतना ज्यादा टफ हो जाता है उसके हेयर्स, क्लॉथ एंड इन सारी सिमुलेशंस को मेंटेन करना और उनको ब्रेक होने से बचाना। लेकिन महाअवतार के क्लाइमैक्स सीन के अंदर जो स्पीड है, जो वेपन्स का इस्तेमाल है, जिस तरीके से पूरा पावर स्केलिंग एंड फास्ट कैमरा एंगल्स के साथ चीजों को पोर्ट्रे किया हुआ है ना, उन सबको देखने के बाद ना तो ये मूवी किसी भी एंगल से कोई बचकानी चीज लगती है और ना ही किसी मायने में कोई लो ग्रेड एनिमेशन क्वालिटी नजर आती है। एंड फाइनली इसको देखने के बाद आज मैं शायद प्राउडली इस चीज को कह सकता हूं कि जिस इंडियन टैलेंट, जिस इंडियन एनिमेशन के बारे में मैं कई सालों से बात कर रहा था ना, आज इस मूवी ने प्रूव कर दिया कि राइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, अ विजन टू क्रिएट एंड अ ज़ील टू फेस चैलेंजेस के साथ वी कैन एब्सोल्युटली मैच द लेवल ऑफ जापानीज एनिमे, चाइनीज एनिमेशन एंड वेस्टर्न कंटेंट। तो ये वीडियो और मेरी ये न्यू सीरीज अगर आपको पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं और भी कई सारी मूवीज, एनिमेशन को ब्रेक डाउन करूं, तो बस एक छोटा सा कमेंट कर देना, गो गो कैलिबर, और मैं आ जाऊंगा एक और ब्रेक डाउन वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।